फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर राइजर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 133 के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भारतीय संघवाद के चैप्टर 5 के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय संघवाद की और भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं और भारतीय संविधान के तहत शक्तियों के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप संघवाद के अर्थ और विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे और साथ ही भारत में संघीय प्रणाली की खास विशेषताओं की सूची भी बना सकेंगे। भारत में केंद्र राज्य संबंधों के कार्य पर विस्तार से व्याख्या कर सकेंगे और भारत में संघीय प्रणाली के कार्य में आने वाली समस्या और बाधाओं का भी आप विश्लेषण कर सकेंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हद तक फायदेमंद साबित हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस वीडियो की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, संघवाद का अर्थ है यूनियन। यूनियन का मतलब है कि एक स्थान पर दो प्रकार की सरकारों का होना, यानी केंद्र में संघ और राज्य स्तर पर राजकीय सरकार का होना। तो सरकार के दो रूपों की इस व्यवस्था को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं, जिसमें कि शक्तियों का विभाजन दोनों सरकारों के बीच में होता है। दोस्तों, प्रस्तावना में जैसे दिया गया है, हमने सरकार की एक संघीय प्रणाली को अपनाया है जिसमें संघ स्तर और राज्य स्तर पर सरकार के दो स्तर हैं। इस इकाई में हम संघीय प्रणाली की विशेषताएं जैसे कि भारत में संचालन और इनके संबंध पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोस्तों, 5.2 में दिया गया है भारत में संघवाद। भारतीय संघवाद की विशेषताओं की चर्चा यहाँ पर दी गई है। पहले हम देखेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इतिहास के अंदर संघवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार से यह अस्तित्व में आया है, हम इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से 1930 के दशक में मध्य तक भारतीय सरकार मूल रूप से एकात्मक हुआ करती थी, यानी कि एक प्रकार की ही शासन व्यवस्था भारतीय ढांचे में देखने को मिलती थी। हालांकि इसके विकेंद्रीकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम पहले ही उठाया जा चुका था। दोस्तों, विश्व युद्ध के अंत तक यह महसूस किया जाने लगा था कि एकात्मक सरकार भारतीय प्रशासन प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भारत में अलग अलग क्षेत्र विशेष होने के कारण जनता या प्रतिनिधियों के खुद के जो इंटरेस्ट है उनको पूरा करने में एकात्मक सरकार कामयाब नहीं थी। दोस्तों, 1919 के अधिनियम में डायरेक्टरी की शुरुआत की थी, यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिसे ब्रिटिश भारत में संघवाद की दिशा में पहला कदम माना जाता है। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम विशेष रूप से प्रांतीय स्वायत्तता के लिए प्रदान किया गया था, यानी कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में राज्यों की अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किया गया था। जब 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई तो इस पर भारत में संघीय सरकार बनाने पर सहमति हुई, यानी कि 1946 में संविधान सभा की बैठक में भारत में संघीय या यूनियन ढांचा अपनाने की बात की गई। भारत के संविधान ने 1935 अधिनियम के कई प्रावधानों को इसके अंदर सम्मिलित किया, लेकिन इसमें कहीं भी संघवाद शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। दोस्तों, ये बात ध्यान देने योग्य है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी यूनियन या संघवाद शब्द का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि इसके स्थान पर भारत को राज्यों का एक संघ बताया गया है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं क्या है। दोस्तों, पहला पॉइंट है कठोरता। दोस्तों, हमें देखने को मिलता है कि हमारा संविधान एक कठोर संविधान है। दोस्तों, सामान्य कानूनों को पारित करने की तुलना में संविधान में संशोधन करना कठोर है, यानी कि हम कानून को तो पारित कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर संशोधन करना एक अपने आप में एक जटिल व्यवस्था है, जिसे करना आसान नहीं है। अगर संविधान के उन हिस्सों से संबंधित करना है जो संघ और राज्यों के बीच संबंधों को करती है, तो यह आवश्यक होता है कि संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाए। यानी कि अगर हमें संविधान के राज्य और संघ के बीच किसी कानून में प्रावधान करना है, तो उसके अंदर हमें संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों के द्वारा मत को पारित कर ही संसद में मतदान किया जाएगा। फिर उसके बाद भारतीय राज्यों के आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जाएगा, यानी कि भारत के आधे राज्यों की विधानसभा द्वारा इसका समर्थन किया जाना आवश्यक है। तभी जाकर हम किसी भी कानून भारतीय संघ के कानून में परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये संविधान की कठोरता को भी दिखाता है।
दूसरा पॉइंट, लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित संविधान है जो सर्वोच्च कानून का प्रावधान देता है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपनी शक्तियों को इससे प्राप्त करती है। यह सरकारों के दो सत्रों के बीच एक लिखित अनुबंध के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान एक ही है जो राज्य व केंद्र सरकार दोनों द्वारा माना जाता है, लेकिन अमेरिका में इसके विपरीत सभी स्टेट्स का अपना अलग कानून है और केंद्र का अपना अलग कानून है। लेकिन भारत में संविधान एक ही है जिसके अंदर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों एक लिखित अनुबंध के रूप में कार्य करती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, शक्तियों का विभाजन। महासंघ का गठन इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो। दोस्तों, अमेरिका में देखने को मिलता है कि स्टेट्स एक एग्रीमेंट के तहत संघ या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। वे किसी भी वक्त इस एग्रीमेंट को खत्म कर अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर सकती है। लेकिन भारत में इसके विपरीत ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी स्टेट अपने आप को खुद से स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, इसमें शक्तियों के विभाजन से रिलेटेड हमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों की सीमाओं को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। संविधान की 3 सूचियां हैं जो इस प्रकार हैं: संघ सूची, राज्य सूची और संप्रति सूची। दोस्तों, ये 3 सूचियां हैं। संघ सूची के अंदर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के अंदर राज्य के या स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है और संप्रति सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है अपने पैमाने पर, लेकिन मान्यता हमेशा या वरीयता हमेशा केंद्र के कानून को ही दी जाएगी। संप्रति सूची में अवशिष्ट विषय शामिल है जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। वास्तव में यह माना गया है कि कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित में केंद्रीय समन्वय वांछनीय होगा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसलिए राष्ट्रीय और सामान्य हितों के दोनों विषय को दोनों सरकारों के संप्रति क्षेत्र अधिकार में रखा गया है। द्वि सरकारी या डायरेक्टरी स्तरों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने का प्रयास संविधान के संघीय दावे का समर्थन करता है, यानी कि ये हमारे संविधान का संघीय रूप में निश्चित करता है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा सरकारी विधायों की न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था प्रदान करता है, यानी कि भारतीय संविधान सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों द्वारा सरकारी विधानों की न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था प्रदान करता है। यानी कि भारत में न्यायपालिका एक स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यह संसद द्वारा पारित किसी कानून या राज्य सरकार द्वारा पारित किसी कानून पर रोक लगा सकती है तथा यह किसी भी अधिनियम को दोबारा परिवर्तन के लिए संसद के पास भेज सकती है। दोस्तों, न्यायपालिका किसी भी सरकार के एक अधिनियम को हटा सकती है अगर वह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाता है या यदि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के लिए सहमति के बिना पारित किया गया है या भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को उजागर करता है। दोस्तों, 5वां पॉइंट है द्विसदन। दोस्तों, हमारे संविधान के अंदर व्यवस्था की गई है कि संसद में 2 सदनों का होना जरूरी है, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। दोस्तों, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा और निम्न सदन यानी कि लोकसभा। दोस्तों, एक निम्न सदन और उच्च सदन या संघवादी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाला दूसरा कक्ष है। भारतीय संसद भी द्विसदनीय है। इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा के अंदर राज्यों की परिषद अर्थात राज्यों द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या है। दोस्तों, इस हिस्से से हम जानेंगे कि किस तरीके से भारत एकात्मक शक्ति के रूप में अपनी कार्य प्रणाली निर्धारित करता है। दोस्तों, ऊपर देखा है कि हमने किस तरह भारत संघीय रूप से अपनी कार्य प्रणाली को निर्धारित करता है। दोस्तों, पहला पॉइंट है इसके अंदर संविधान में संघवाद शब्द का अभाव। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान संघवाद शब्द के प्रयोग से स्पष्ट रूप से परहेज किया है। ऐसा संविधान निर्माताओं के द्वारा इसलिए किया गया है ताकि वे भारत की एकात्मकता को बनाए रख सकें। भारत के संविधान में राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, यानी कि भारत को राज्यों के एक संघ के रूप में दिखाया गया है। दूसरा पॉइंट है संघ और राज्यों के लिए एकल संविधान। दोस्तों, यह भी हमें देखने को मिलता है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने अधिकार संविधान से प्राप्त करती हैं और राज्यों का अपना अलग अलग गठन नहीं है। इसलिए कानून के पालन में एकरूपता है कि दोनों ही सरकारें एक ही संविधान को मानती है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, इसमें भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता। भारत का प्रत्येक नागरिक जन्म से भारतीय है या केवल एकल नागरिकता है, यानी कि भारत में
एक प्रकार की ही नागरिकता है। जैसा कि अमेरिका में हम देख सकते हैं या ब्रिटेन में हम देख सकते हैं कि उनके पास स्टेट्स की अलग नागरिकता है और देश की अलग नागरिकता है, यानी कि दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कोई व्यक्ति भारतीय ही हो सकता है। चौथा पॉइंट, केंद्र का वर्चस्व। सैद्धांतिक रूप से एक महासंघ में दोनों सरकारों को एक दूसरे में से स्वतंत्र होना चाहिए और किसी को भी दूसरे स्वायत्तता का अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमारे महासंघ में राज्यों की तुलना में केंद्र ज़्यादा मजबूत है। यहाँ हमें साफ तौर पर दिखाई भी देता है कि हमारी केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के मुकाबले काफ़ी मजबूत स्थिति में है और यह केंद्र पर अपने कानूनों को कई बार थोप भी सकती है या देश के हित में किसी भी कानून को राज्यों के ऊपर हावी भी कर सकती है। राजनीतिक आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण केंद्र कार्यवाही के प्रांतीय क्षेत्र में पैठ बना सकता है। यह संघवाद की भावना को उल्लंघन कर देता है, यानी कि इसमें संघवाद की कोई भावना नहीं रह जाती। यह न केवल शक्तियों का वितरण है बल्कि यहाँ राज्य की स्वायत्तता की संवैधानिक गारंटी है जो शक्तियों के वितरण को संघवाद का सार बनाता है। भारतीय मामलों में बड़े अधिकार क्षेत्र वाला शक्तिशाली केंद्र हमेशा राज्यों पर अपना वर्चस्व दिखा सकता है। भारत में एकात्मक क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा भी प्रशासित होता है। इसके अलावा 42वें संवैधानिक संशोधन के केंद्र सरकार को कानून और व्यवस्था संकट से निपटने के लिए किसी भी राज्य में सशस्त्र बल तैनात करने का अधिकार है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के अनुसार केंद्र सरकार संकट या इमरजेंसी की किसी भी स्थिति में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन या सशस्त्र बल तैनात कर सकते हैं। केंद्र द्वारा तय किए गए राज्य उच्च न्यायालयों के साथ भारत सरकार एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली का पालन करती है। इसके अलावा भारत का सर्वोच्च न्यायालय इन न्यायालयों के फैसलों को पलटने की अधिकार भी रखता है। यानी कि किसी राज्य न्यायालय द्वारा पारित किए गए किसी भी मुकदमे या वर्डिक्ट को उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है या बदल सकता है या अपना फैसला सुना सकता है। दोस्तों, पांचवा इसका पॉइंट है संसद का प्रभुत्व। दोस्तों, यह हमें निम्नलिखित तरीके से दिखता है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची में सम्मिलित किसी भी विषय को राष्ट्र के हित के दृष्टिकोण के ध्यान में रखते हुए संसद में स्थानांतरित कर सकती है। हालांकि यह लोगों के सामने एक गलत उदाहरण रखता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर तब किया जाता है जब केंद्र और राज्यों की ओर से विभिन्न राजनीतिक दल बराबरी पर होते हैं। दोस्तों, यानी कि राज्यसभा किसी भी क्षेत्र में देश के हित में किसी भी कानून को बना सकती है तथा राज्य पर इसे थोप सकती है या इसे मान्य कर सकती है। दोस्तों, अनुच्छेद 253 के तहत संसद को पूरे देश या किसी भी देश के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति मिली है। इसी तरह यह किसी भी देश या देशों के साथ किसी भी संधि, समझौतों या सम्मेलन को लागू करने का निर्णय ले सकता है। इसका अगला पॉइंट है राज्य विधानमंडल पर संसदीय वर्चस्व भी अनुच्छेद 4 में उल्लिखित है। इस अनुच्छेद के आधार पर केंद्र सरकार किसी भी समय किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, इसे किसी अन्य राज्यों के साथ विलय भी कर सकती है और एक मौजूदा राज्य का नया राज्य भी बना सकती है। यानी कि केंद्र या संसद किसी भी राज्य की सीमा को काटकर या बदलकर किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है या किसी एक राज्य से दो राज्य बना सकती है, किसी दो राज्यों में को मिलाकर एक राज्य भी बना सकती है। दोस्तों, एक राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर भी सकती है। दोस्तों, इसके अंदर छठा पॉइंट है राज्यपालों की नियुक्ति और उन अन्य उच्चाधिकारियों की नियुक्तियां। राज्यपाल को केंद्र के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से ही उनके कार्यकाल में कार्यरत होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति या हटाने के संबंध में राज्य सरकार का कोई प्रभाव या अधिकार नहीं होता। यानी कि राज्य सरकार राज्यपाल को हटा या बुला नहीं सकती। राज्यपाल केंद्र में केवल एजेंट के रूप में कार्य करता है। यानी कि राज्यपाल केंद्र के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है तथा राष्ट्रपति को राज्य की जानकारियां देता है। राज्यपाल की नियुक्ति के अलावा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और राज्य क्षेत्र में आते हैं कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राज्य के अंदर आने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां। भारतीय प्रशासनिक सेवाएं यानी कि IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS जैसी अखिल भारतीय सेवाएं या IAS AIS यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के संबंध में केंद्र भी राज्यों पर अपना अधिकार रखता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य में दावी होने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संसद एक नया AIS भी बना सकता है यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज भी बना सकता है, लेकिन तब जब राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों के उनके मतदान के जरिए 2/3 बहुमत से पारित करती है। यानी कि राज्यसभा में बिल पेश कर 2/3 बहुमत से पारित कर केंद्र सरकार किसी एक नई सर्विस को भी
नियुक्त कर सकती है, ऑल इंडिया सर्विस को बना सकती है। केंद्र द्वारा AIS के सदस्यों के पद और पदोन्नति का तरीका भी तय किया जाता है, यानी कि ऑल इंडिया सर्विस के सदस्यों के उनकी प्रमोशन का तरीका भी केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग को अधिकार दिया गया है, यानी कि UPSC को यह अधिकार दिया गया है कि वह इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है, यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन भी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC अधिकारियों के प्रति ले सकता है। भारत के चुनाव आयुक्त और नियंत्रण महालेखा परीक्षक केंद्र के सरकारी कर्मचारी होते हैं और वे राज्यों के लिए भी कार्य करते हैं। इससे यह समझ आता है कि राज्य सरकारें वास्तव में केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा चलाई जाती है, यानी कि महालेखा परीक्षक और भारत का चुनाव आयुक्त भी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है और ये सभी अधिकारी मिलकर राज्य की सरकारों को चलाते हैं। दोस्तों 7वां पॉइंट दिया गया है आपातकाल के बारे में। अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के रूप में ही काम करना होता है। अगर राष्ट्र की संप्रभुता को खतरा हो या राज्य संवैधानिक तंत्र में विघ्न आया हो तो सरकार की वित्तीय अस्थिरता और दिवालियापन को समाप्त करना हो तो ये शक्ति अपने प्रभाव में इतनी व्यापक है कि भारतीय राज्य की प्रकृति बहुत हद तक एकात्मक रूप में बदल जाती है, यानी कि किसी भी आपातकाल की दृष्टि में 352 और 356 और 360 आपातकालीन प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। 360 आपातकाल वित्तीय दिवालियापन यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है और 356 के अंदर किसी भी राज्य के अंदर सशस्त्र विद्रोह या किसी भी राज्य के अंदर आतंकवाद जैसी घटना के कारण लगाया जाता है। 352 नेशनल इमरजेंसी या विदेशी आक्रमण के दौरान भारत में लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर भी देखने को मिलता है कि भारतीय संघ का एकात्मक सरकार के रूप में बदल जाता है और इसकी छवि एकात्मक रूप में हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर भारतीय संघवाद से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय संविधान के तहत शक्तियों के विभाजन के बारे में अगले लेक्चर में। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और बेहतर मार्क्स लेके आइएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर किए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।